बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। नाजरीन, इन सेशन में आपको वेलकम कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत में आजकल बड़ा पर्दे उठाने या पर्दे करने का जिक्र हो रहा है, चाहे प्राइम मिनिस्टर का शेर हो या इल्ताफ हुसैन की जुबानी हो, जुल्फिकार मिर्जा की कसम हो या फिर मियां नवाज शरीफ का गिला। कहीं ना कहीं तो हमें गिले नजर आ रहे हैं, शिकवे नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत की बात करें, लेकिन इस कहानी का एक और सीन जो कि ड्रॉप सीन इस वक्त हो चुका, जो पाकिस्तानी सियासत में जिसने हलचल मचा दी, वो एक मेमो की कहानी है, जिसके मरकजी किरदार हुसैन हक्कानी तो हैं ही, वो इसकी लपेट में आ तो रहे हैं और बात इस्तीफे के मुतालबे से लेकर कहीं और तक जा पहुंची है। जी हां नाजरीन, हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी का, जो कि सबकी महबूब तरीन शख्सियत हैं और वो इस मेमो में वो इस वक्त एक लपेट में आ चुके हैं और कहा जा रहा है, अपोजिशन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है, दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी किया जा रहा है कि इस वाक़े की आजादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब आज बहुत अरसे बाद बोले तो सही इस मेमो के हवाले से, वो उन्होंने क्या कहा, उनका ये कहना है कि इस हवाले से एक और कमीशन बना दिया जाए जो कि अपनी 15 से 16 दिन के अंदर कुछ रिपोर्ट जो है अवाम के सामने लेकर आए और इस कमीशन में ईमानदार जजेस वकला पर मुश्तमिल ये कमीशन बना दिया जाए जो कि रिपोर्ट सामने लाए। लेकिन जब हम पाकिस्तानी सियासत का जिक्र करते हैं या कमीशंस की भी बात करते हैं, तो आज दिन तक हमने देखा कि कोई ऐसा कमीशन जो सामने आया हो, जिसकी ऐसी रिपोर्ट सामने आई हो, जो बड़े बड़े पाकिस्तानी सियासत के हादसात हैं, वाकयात हैं, उन पर जो कमीशन बने, उनकी रिपोर्ट तो आज तक सामने नहीं आई। और अगर आ भी जाती है तो किसी के खिलाफ जो रियासत के खिलाफ साजिश में अनासिर मुलविस होते हैं, क्या उनको कभी सजा मिली है या नहीं। जैसे आज जिस मेमो का हम जिक्र करें, जिस पे कहा जा रहा है सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आर्टिकल 6 इस पे अप्लाई किया जाए, अगर अप्लाई होता है तो क्या आर्टिकल 6 ने आज तक पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान की गर्दन दबोची है या नहीं है। लेकिन जो इस वक्त डिबेट चल निकली है, जिसपे ये कहा जा रहा है कि ये एक आजादाना सिफारिशात इस हवाले से सामने लाई जाएं, इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए, तो अगर ये चीजें होती हैं तो इससे क्या होगा, इससे पाकिस्तान की सियासत में क्या भूचाल आएगा। मुख्तलिफ जो सवालात इस वक्त उठते हैं, क्या इससे हुकूमत अपने अंजाम को पहुंचेगी, जमहूरियत को खतरा होगा, क्या पार्लियामेंट इस सारे सीन में जाएगी, होगा तो होगा क्या ये सारे तमाशे इसी तरह चलते रहेंगे, इसी तरह के मरकजी सीन आएंगे और मुख्तलिफ किस्म के खेल पाकिस्तानी सियासत में चलते रहेंगे और किसी को सजा मिल पाएगी या नहीं पाएगी, या सिर्फ ये मामलात लेन देन तक महदूद रहेंगे और जो मरकजी किरदार होते हैं वो हमेशा की तरह आजाद फिरते रहेंगे या नहीं। इसी पे हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे आप खिदमत में अपने मौजूद मेहमानों के साथ। द मेमो। अमेरिकी एम्बेसडर बैठा हुआ है, कहता पाकिस्तानी है। He has to give the explanation to the leadership अगर ये लेटर कैसे आया। मैंने कोई मेमोरेंडम ना लिखा, ना पढ़ा, ना पहुंचाया। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। मेमोरेंडम क्या कहता है, पाकिस्तान की सियासत में क्या भूचाल आ गया इस मेमो के हवाले से, और क्या किस किस की छुट्टी होगी, किस किस को ले डूबेगा, इस पे हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में कराची से हमें ज्वाइन करेंगी शाजिया मरी साहिबा, सूबाई वजीर तवानाई हैं, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, दिफाई तजियाकार हैं आपके साथ। हमें गुजरावाला से ज्वाइन करेंगे इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। शाहिद लतीफ साहब, मुख्तसरन अगर जरा पहले मुझे ये समझा दें, जैसे हम शाजिया से भी पूछेंगे इस हवाले से, हुसैन हक्कानी कहते हैं ना लिखा, ना पढ़ा और ना ही भिजवाया, मेमो के हवाले से वो ये कह रहे हैं, तो लिखवाया तो क्या होगा ये फिर? देखें जी, हम मॉडर्न ज़माने की बात करते हैं, ये लिखाई पढ़ाई वाले वक्त चले गए। हम तो आजकल पेपरलेस एनवायरनमेंट, पेपरलेस ऑफिसेज की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जब होते हैं तो उसमें हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है। अगर आपने जो भी इंफॉर्मेशन अब तक सामने आई है उसका टेक्स्ट एक एक कॉल की सूरत में, जी, इतने बजे, इतने मिनट्स, इतने सेकंड्स पे ये कहा गया,
ایک ایک ڈائلاگ آج پورا صفحہ اخبار کا بھرا ہوا ہے، جی بالکل، اور اب اس کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ آپ جتنا اس کو ڈینائی کریں گے آپ اتنا ہی اپنے آپ کو خود کو مزید اس تکلیف میں میں آپ الجھتے جائیں گے، آپ الجھتے جائیں گے۔ اس کا مطلب جو سمجھ آیا ہمیں حسین حقانی کا، ہم نے جو ساؤنڈ وائٹ بھی چلایا، وہ کہتے ہیں نہ لکھا نہ پڑھا نہ بھجوایا، اس کا مطلب لکھوایا تو گیا ہوگا نا، جو یہی ہم سوال اٹھا رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ لکھوایا گیا ہے اور اس کی باقاعدہ ایویڈنس موجود ہے۔ دیکھیں آسما، یہ ایویڈنس ایسا ہے، irrefutable ایویڈنس اس کو آپ کہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جس طرح سے یہ منظر عام پر آیا، فائنینشل ٹائمز کا اپنا سٹیٹس آپ دیکھیے کہ جب تک ان کے پاس ایک نہیں بلکہ ایک سے کہیں زیادہ ایویڈنس ان کے پاس جب پہنچا ہوگا تو وہ تب ایسی چیز لکھتے ہیں۔ انہیں بھی پتا ہے کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے، تو ان کی اپوزیشن دیکھیے، اور اس کے بعد جب سے انہوں نے یہ بات جو ہے یہ منظر عام پہ آئی ہے، تب سے انہوں نے اس بات سے بالکل انہوں نے وڈرا نہیں کیا، بالکل، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے۔ ایویڈنس موجود ہیں۔ جی شازیہ، آپ پھر کیا کریں گے؟ اب تو حکومت کے اہم عہدیداران اس میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حسین حقانی سے ابتدا ہوتی ہے اور پھر یہ معاملہ چلتا ہے صدر آصف علی زرداری کی ذات تک کہ آرٹیکل 6 ان پہ اپلائی ہو سکتا ہے اس سلسلے میں، کہ انہوں نے اسٹیٹ کے معاملات کو شیئر کیا دوسری گورنمنٹ کے ساتھ۔ بہت شکریہ آسما۔ کون سا آرٹیکل صدر آصف علی زرداری صاحب پر اپلائی ہوتا ہے یا نہیں، بالخصوص آرٹیکل 6 کے حوالے سے آپ نے آغاز میں بھی کچھ کلمات کہے تھے جو میں سن رہی تھی، اور آپ یہ کہہ رہی تھی کہ کسی سیاستدان پر آرٹیکل 6 جو ہے وہ آج تک نہیں لگا۔ میں پوچھتی ہوں آسما، کس شخص پہ آرٹیکل 6 لگا ہے؟ کیا اس شخص پہ کبھی آرٹیکل 6 امپوز کیا گیا یا ہو سکا جس نے اس ملک میں پولیٹیکل ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومتوں کو توڑا، لوگوں کے ووٹ بینک کی توہین کی؟ یہاں پر پولیٹیکل جو لیڈرز تھے جنہوں نے جمہوریت کا نعرہ لگایا، عوام کا نعرہ لگایا، ان کو پھانسی دی، ان کو پھانسی دی۔ یہ تو ہم بھٹو صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم پرویز مشرف کا ذکر کر لیتے ہیں، ہم بہت پیچھے نہیں جاتے، 70s میں نہیں جاتے، ہم آج کے دور کی بات کر لیں۔ آپ نے ان کو گارڈ آف آنر دے کے رخصت کیا۔ میں پورے مکمل کر لوں۔ یہاں پر سیاستدان پھانسی چڑھائے، اور وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی برملا۔ میں بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ میرا تعلق ایسی جماعت سے جو نہ کبھی بھاگی ہے، نہ ڈری ہے، نہ چھپی ہے۔ پھانسی بھی چڑھے ہیں، گولی بھی کھائی ہے، کوڑے بھی کھائے ہیں، مارے کھائی ہیں، بچوں کو یتیم ہوتے دیکھا ہے۔ آج کی بات کریں، لیکن ریکارڈ پہ وہ ساری چیزیں، آج کیا ہوگا اگر کسی سیاستدان پر لگا رہی ہیں تو پھر تھینکس ٹو یور تھنکنگ۔ لیکن آسما، جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے اس پوری سچویشن کا، دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ ہیئرنگ بھی سامنے نہیں آئی ہے جس کا ذکر پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں بھی کیا ہے کہ دی ایمبیسڈر حقانی ول ہمسیلف اپیئر، اور وہ تمام تر جو چیزیں ڈینائی بھی کر چکے ہیں، آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں۔ اب وہ کہیں کہ نہیں لکھا تو لکھا، تو دس از اگین ایسی سائیکی ہے کہ جو ریکارڈ موجود ہے بلیک بیری کے، کہاں سے گئے میسیجز، سروسز کہاں سے گئیں، کہاں تک میسیجز پہنچے، وہ سارا ریکارڈ تو موجود ہے، وہ ریکارڈ موجود ہے۔ آسما، میں بھی بلیک بیری یوزر ہوں، آئی ایم شیور a lot of people are۔ ہم جو بلیک بیری میسیجز کرتے ہیں ہم اس میں نام چینج کر سکتے ہیں۔ شازیہ کین بی اینی ادر نیم، آسما کین بی، لیکن پن تو ایک ہی ہوتا ہے، بالکل پن تو ہمارے پاس ایک ہی ہوتا ہے جو ہمارے۔ لیٹ می فنش۔ یہاں پر کریڈٹ کارڈ ایسے آپ یہاں بیٹھی ہیں، آپ کو پتا نہیں آپ کا کریڈٹ کارڈ اگر چوری ہونا ہے تو دنیا کے کس کونے میں چوری ہو، اس کا پن ہو گیا ہوگا، کیا ہو گیا ہوگا۔ سو جہاں ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے وہاں ٹیکنالوجی کی ابیوز بھی سامنے آئی ہے۔ میں آپ کو ایک بینیٹون کی ان ہیٹ ڈرائیو، ابھی بینیٹون نے جو بڑا جس پہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ وہ بڑے جو لیڈرز آپس میں لڑے ہیں ان کو جس طرح سے آپس میں دکھایا گیا ہے، وہ ساتھ میں کوئی کس نہیں کر رہے لیکن ان کی تصاویر ایسی لگ رہی ہیں کہ دس از ہیپننگ۔ سو یو سی دا تھنگ از ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، ٹیکنالوجی کی دوڑ ہے، آپ اس کو مان نہیں رہی، ٹیکنالوجی کی دوڑ ہے، کچھ آپ کہہ رہی ہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں، آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ ہو گیا یا بلیک بیری، میں بلیک بیری کی جو ابیوسز ہے وہ بھی بتا رہی ہوں۔ ملن صاحب جو اگر کنفرمیشن دے رہے ہیں، مائک ملن اگر کنفرمیشن دیتے ہیں تو پھر کیا اس میں رہ جاتا ہے؟ شازیہ، مائک ملن پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اگر کنفرمیشن دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ چیزیں ابھی
कोई एक दिन की डेवलपमेंट है. व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपका एक पाकिस्तानी एम्बेसडर है, ही इज येट टू बी हर्ड. वो अभी मुल्क नहीं आया, उसने सुनाई नहीं अपनी बात, आएंगे तो पता जो भी उनकी साइड ऑफ द स्टोरी है. व्हाट आई एम सेइंग इज कि किसी को सुनने से पहले सजा का फैसला करना ना मेरे हाथ में तयन नहीं कर सकते, लेकिन वो किसी के हाथ में होना भी नहीं चाहिए. हर एक को सफाई का मौका भी होना भी नहीं चाहिए, सफाई का मौका भी देना चाहिए. खुरम दस्तगीर साहब, अगर ये उस तरह से सामने आई चीज जो खुदा न ख्वास्ता, जो अब हम जजमेंट्स पास कर रहे हैं, अब इशू ये है कि ये मामला 48 घंटे का नहीं है. हमारे पास खुरम दस्तगीर साहब, आप लोग क्या करेंगे? वो कह रही है कि एम्बेसडर साहब को आने दें. खुरम दस्तगीर साहब वो कह रही है एम्बेसडर साहब को आने दें. ये इंफॉर्मेशन पब्लिक हुई है. अगर इस हुकूमत में जरा सी रमक होती कॉन्फिडेंस की और गुड गवर्नेंस की, तो अब तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसकी इंटरनल और खुफिया इंक्वायरी करा के तो इसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन ले चुके होते. हुआ ये है कि हुकूमत ने हस्बे आदत पहले तो फरार इख्तियार की, फिर एक ब्लैंकेट डिनाइल आया वहां से प्रेसिडेंसी की तरफ से, और फिर आई एम फॉर मैनिपुलेशन हुई. मुलन साहब ये कहा गया कि जनाब आप भी कह दें कि मेरी यादाश्त में नहीं है. दिस वाज नॉट द डिनाइल कि मेमो नहीं आया. उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरी यादाश्त में नहीं आया, ऐसा कोई मेमो रिसीव हुआ. मामला तो परसों रात ब्रेक हुआ जब फाइनली शायद मुलन साहब को ये बात समझ आ गई कि अभी इस मामला हाथ से निकल गया, बिल्कुल सामने लाए. हाँ जी, मुलन साहब आपके लिए बड़े काबिल एहतराम है और मेरे पास ये मेमो मौसूल हुआ है. और असल जो बात ये है, अगर अभी हमें ये देखना है कि उस मेमो का मतन क्या था. मतन एक तो जो छप चुका है अखबारात में, बिल्कुल, लेकिन जो अखबारात में आज छपा है, अगर असल मतन इससे मैं कहता हूं 10% भी इस किस्म की थिंकिंग है उसके अंदर कि आप एक बैरूनी मुल्क से, बैरूनी ताकत से ये सौदा करें कि आपके बिहाफ पे वो पाकिस्तान के जनरल से उनको उनकी डपट करें, और फिर उस सौदे के जवाब में आप पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी टीम बदल देंगे. बिल्कुल नई दिफाई सिक्योरिटी टीम तश्कील वो कह रहे दी जाएगी. ताकत आपको प्रेशराइज कर रही है, आप वो लेने के लिए तैयार हो जाएंगे. यहाँ आके मामला बहुत ही गंभीर और संजीदा हो जाता है. यहाँ वाकई आइन की वायलेशन इस लिहाज से हुई है. तो आइन की वायलेशन हुई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करेगी क्या? आप करेंगे क्या? आप इससे पहले आप भी देखें, आपकी पार्टी खुरम दस्तगीर साहब, आप लोग भी खामोश रहे इस मामले पे. खुरम दस्तगीर साहब, आपकी पार्टी इस पे खामोश रही पहले. सलामती हमारे में ऐसे सौदा नहीं करेंगे. यहाँ आइन ब्रेक हुआ है और इसके लिए आप लोग करेंगे क्या? जिम्मेदारी आएगी, चाहे वो हुसैन हक्कानी है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर है, चाहे वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान है. दे मस्ट बी हेल्ड लायबल, क्योंकि इस तरह की ये जो बात है, जमहूरियत की ताकत इसी में होगी कि हम इस मामले को इंतहाई संजीदगी से. लेकिन करेंगे क्या? आप करेंगे क्या? आपने कहा कि ज्वाइंट सेशन बुला लिया जाए इस हवाले से. सजा दे. ठीक, आप लोग कह रहे हैं कि ज्वाइंट सेशन बुला लें. खुरम दस्तगीर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, आप लोग करेंगे क्या? मुतालबा क्या होगा, होना क्या चाहिए? ज्वाइंट सेशन में क्या मामला हल हो जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान के आइन और कानून की इसमें खिलाफ वर्जी की गई. आप लोग करेंगे क्या? जी, असल तो बात यह है कि यह हुकूमत हस्बे आदत हकाइक पेश करने से हमेशा राह फरार इख्तियार करती है. अभी हमने देखा है कि किस तरह का जो है मज़ाक़ा खेज सर्कस हुआ है मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस के ऊपर, कि पहले वजीर खारजा ने कह दिया कि हम दे रहे हैं, फिर काबीना ने उसका अप्रूवल दे दिया और वजीर इत्तलाआत ने आकर कह दिया कि दे दिया गया है, फिर अचानक ख्याल आ गया कि नहीं हमने नहीं दिया. तो इस हुकूमत की तो क्रेडिबिलिटी इस तरह खराब है. चाहे आपको याद होगा जुलाई 2008 में जब इन्होंने ये कहा कि हम ISI को घंटे बाद नोटिफिकेशन विड्रॉ हुआ. तो आप ये कह रहे हैं कि ये मामला फिर आगे पीछे करते रहेंगे. पॉलिसी की जो तरीकाकार है, सिक्योरिटी पॉलिसी का तरीकाकार है, इस कदर मज़ाक़ा खेज है और पाकिस्तान को इस कदर डैमेज किया है. जी शाजी, ये तो सिर्फ एक लेटेस्ट एपिसोड है जिसमें इनको अब वाकई सामना करना पड़ेगा कि इस तरह की तरीके से. बाकी शादी क्रेडिबिलिटी नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं आप लोगों की. आप लोग डिसीजंस लेते हैं, उनको पीछे चले जाते हैं. खुरम दस्तगीर साहब को जो कहना है वो उनकी अपनी मर्जी है और इसी जमहूरियत के लिए हमने जाने दिए. ये तो भाग गए थे. खैर बहरहाल वी स्टिल बिलीव कि ये बहुत अच्छी बात है कि एक पॉलिटिकल जमात दूसरी पॉलिटिकल जमात को एनकरेज करे कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा ले, और हम हमेशा इस बात को बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करते हैं. और हम ये नहीं सोचते कि आने वाला जो है वो हमारी कॉम्पिटेंस इनकॉम्पिटेंस की बात कर रहा है, ना कि अपनी इनकॉम्पिटेंस का जायजा लेता है, जो रोज पंजाब हुकूमत में बैठे
बैठे हुए मर्द हजरात के नाउज़ बिल्लाह जिस तरह के स्कैंडल्स आ रहे खवातीन के हवाले से, तो हमें आप इनकॉम्पिटेंस और कॉम्पिटेंस की बात कम करें। मेरा ख्याल है कि आप एथिकल खारजा पॉलिसी पे क्या करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की जब सॉवरेनिटी की बात होगी, जब पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात होगी, सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, इस तरह के मेमोज जो भेजे जाते हैं। आसमा, जहां तक सवाल पैदा होता है, ये जहां तक सवाल पैदा होता है, देखें पंजाब हुकूमत के जिम्मेदारान मॉरली और एथिकली करप्ट हैं। मैं समझती हूं कि इस मुल्क में जहां 50% से ज्यादा पॉपुलेशन खवातीन की है, वहां एक औरत ऐसे लोगों के सियासत में होने से इनसिक्योर फील करे, दिस इज हाईली एट्रोशियस। ये खुरम दस्तगीर साहब को कहें कि अगर मॉरली एथिकली गलत है, ठीक है, अगर मॉरली एथिकली गलत है, ठीक है, वो अखलाकी तौर पर गिरे हुए हैं, ठीक है, मैं मुझे जो है समझ आ गई, लेकिन ये जो मेमोज आ रहे हैं इनका क्या होगा शाजिया? जहां तक मेमोज की बात है, लेट मी टॉक अबाउट मेमोज, लेट मी टॉक अबाउट मेमो पे आप नवाज शरीफ साहब, एक मिनट मैं जरा शाहिद लतीफ साहब से इलेक्शन में जो देखें आप, एक सेकंड मुझे लेट मी फिनिश, बिकॉज आई थिंक एथिकल अपने डोमेन में रहें और चुप भी रहें और सुने भी, शोर नहीं करें जब मैं बात कर रही हूँ। देखिए दूसरी बात मैं भी मौजूद हूँ, कुछ वक्त मुझे भी दीजिएगा। जी नवाज शरीफ साहब को तकरीर करना भी सिखा दे, करते हैं इलेक्शन। चले हम इन चीजों से निकल आए, ठीक है, आप दोनों जरा अपने डिफरेंसेस एक तरफ रखें। मैं शाहिद लतीफ साहब से पूछ लूं, शाहिद लतीफ साहब मुझे इसी तरह पूछने दें। शाहिद लतीफ साहब देखो, इस मेमो में कहा गया एक नई डिफाइस सिक्योरिटी की टीम तश्कील दे दी जाएगी, जिसके जिम्मेदारान का तयन सदर आसिफ अली जरदारी उनकी। मैं बिल्कुल आपसे शाजिया पूछूंगी, मैं ये जरा ये पूछ लूं कि सदर जरदारी नाम सामने लाएंगे उनको। जी बोलिए। आसमा, एक तो ये है कि इस डिस्कशन को, एक्सक्यूज मी जी, इस डिस्कशन को थोड़ा कंट्रोल करें ताकि हर को कुछ वक्त मिले कहने का। अदरवाइज ये आपकी एक टिपिकल पॉलिटिकल पार्टीज इतना इंपॉर्टेंट इशू है, इशू को साइड पे चला जाए। चले शाजिया को जवाब देने दो। शाहिद लतीफ साहब सेंटर में ये हो रहा है, शाहिद लतीफ बात हो रही है, मेमो की बात कीजिए। और हम बिल्कुल शाजिया आपसे बात कर रहे हैं। शाजिया आप चले जवाब दे दें अपने, चले आप जवाब दे दें, मैं शाहिद लतीफ साहब से इसका लॉजिकल जवाब भी ले लूं। देखिए मेमो की बात, मेमो की बात देखें, आपने कर ली, मेमो की बात आप किसी और को भी करने दें। लेट मी फिनिश प्लीज, नो प्लीज लेट मी फिनिश। आप जब जी बोलिए, जी शाजिया बोलिए, मैं फिर जवाब दे दूं, मैं जवाब। जी बोलिए, जल्दी बोलिए, मुझे ब्रेक भी लेनी है, टाइम ऐसे ही जाया होता जा रहा है। जी मैं ये कह रही हूँ कि माइक मुलन कंफर्म एजाज मंसूर एजाज से कर रहा है ना, तो मंसूर एजाज लिख रहा है या नहीं लिख रहा, दैट इज अनदर इशू। आया कि किसी गवर्नमेंट की जानिब से किसी जिम्मेदार की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज स्टिल टू बी आइडेंटिफाइड। बिफोर दैट आई एम सॉरी, शायद साहब को भी पता होना चाहिए कि कोई जजमेंट। चले शायद साहब, शायद साहब आपकी अकल, फहम और फरासत इस हवाले से क्या कहती है? आपने अभी तक जो देखा, सुना, समझा कि आज हम मेमो को डिस्कस करने आए हैं। ये बहुत आपके जो प्रोग्राम्स हैं इसमें ये बहुत लेदे हो चुकी। बिल्कुल, पंजाब ने क्या किया और मरकज ने क्या किया, हो गया, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम क्या है, सेंटर का क्या प्रॉब्लम है, कौन किससे इत्तफाक नहीं कर रहा। आपने मेरा ख्याल है हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम्स हैं, बिल्कुल हमने इस पे किए हैं जी। तो मेरी सबसे पहले तो पार्टिसिपेंट से ये रिक्वेस्ट होगी कि आज इस डिस्कशन को मेमो के लिहाज से इस डिस्कशन को किया जाए। बड़ा ही सीरियस मामला है, हम कर रहे हैं, शायद सब कर लेंगे। मैं इस बारे में जी मैं बात करना चाह रहा हूं, आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं बात करूं ना जी बोलिए। मैं बात ये करना चाह रहा हूं, आप करें, जी मुझे करने दीजिए प्लीज, डोंट। जी बोलिए शाहिद साहब, बोलिए जी। मेमो का किस्सा ये है, देखें ये कोई आज ये तूफान हमारे सामने नहीं आया। मेमो जो है ये काफी दिन से, कई हफ्तों से ये सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल मुझे याद है आज से तकरीबन 1.5-2 माह पहले मैं एक प्रोग्राम पे अपीयर हुआ था और उसमें एहसन इकबाल साहब मेरे साथ थे। ये आज टीवी पे प्रोग्राम था, नदीम साहब एंकर थे उसमें। तो मैंने उसमें खासकर हाईलाइट किया कि देखें ये आपकी मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और खासकर मैंने एहसन इकबाल साहब से कहा कि जी आप एक मेन अपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं, उनको भी आपको इस मेमो के अंदर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसके ऊपर आपको वरी करना चाहिए। तो आप ये भी कह रहे हैं कि अपोजिशन इतना अर्सा खामोश रही, अपोजिशन की जिम्मेदारी थी कि वो इस पे बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मामला इस हद तक, इस कदर ये मामला सेंसिटिव था और इसके ऊपर किसी ने बात तक
نہیں की, वो इसलिए कि हम अपने जलसे जुलूसों से हमें फुर्सत नहीं मिल रही. तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर वार करने के पीछे पड़ी हुई हैं. आप इतना सीरियस मामला और बिट्स एंड पीसेस में इसके ऊपर इंफॉर्मेशन आ रही थी. कुछ लोग जो थे वो बड़ी इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए इसको बाकायदा उन्होंने इस मिशन को जारी रखा और उसका नतीजा ये निकला कि आज वो सब कुछ आपके सामने बिल्कुल. मैं इसी पे मजीद गुफ्तगू, मैं शाहिद लतीफ साहब ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक पे जाने के बाद हम आप ही के पास आएंगे. इसी पे हम मजीद बात करते हैं कि ऐसा मेमो भेजना चाहिए था पाकिस्तानी हुकूमत को जो इसमें आला ओहदेदारान मुलव्विस हैं, जो इल्जामात इस वक्त लग रहे हैं, कहा जा रहा है सबूत मौजूद है, तो क्या स्टेट के इंटरेस्ट की जो वायलेशन होती है इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तानी मामलात को हम इसी तरह बैठकर अमेरिकन के साथ डिस्कस करें या किसी भी कुव्वत के साथ डिस्कस कर सकते हैं या नहीं? पाकिस्तान का आइन और कानून क्या कहता है और किस तरह से सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद. जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं. बात हो रही है मेमोरेंडम के हवाले से. ये जो मेमो भेजा गया माइक मुलन साहब को और जिसमें कहा गया उसामा बिन लादेन को जब यहाँ पे एबटाबाद ऑपरेशन हुआ और उसके बाद ये कुछ एक लेटर में कुछ ऐसी पॉइंट्स भी शामिल थे जिसमें कहा गया कि यहाँ पे अगर सिविलियन हुकूमत जाती है तो पाकिस्तान उसामा के पैरोकारों की माजगाह बन जाएगा और एक ऐसी दिफाई सिक्योरिटी टीम भी तश्कील दे दी जाएगी जिसके जिम्मेदार जो है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, जो नाम भी तयन करेंगे अमेरिकन की मर्जी के साथ, जो जहाँ पे अपने ऑपरेशन भी कर सकते हैं. शाहिद लतीफ साहब, इतना पाकिस्तान की स्टेट इजाजत दे सकती है इस तरह के ऑपरेशंस की कि हम खुल्लम खुल्ला किसी को छुट्टी दे दें, वहां यहां आकर हमारे यहां आकर जो मर्जी करना चाहें वो कर सकें? देखें, सबसे बड़ा अलमिया यही है और जिसका मुझे दुख है. मेरे नहीं ख्याल के पूरी दुनिया में आपको कोई ऐसी मिसाल मिलती हो जहां आप जाती मफाद की खातिर कौमी मफाद को इस हद तक दांव पे लगाने के लिए तैयार हो जाएं. अगर इसके आप 6 क्लॉजेस देखें मेमो के, वो स्टार्ट ही यहां से होता है कि जी हम आपको, अगर आप ये फौज को हमारे सामने से हटा देते हैं तो हम उसके बदले में जो मराहत आपको देंगे वो स्टार्ट ही यहां से होंगी कि इन्वेस्टिगेशन एक टीम बनाई जाएगी और उसके नाम भी आप ही क्लियर करेंगे कि हाँ जी एक न्यूट्रल टीम है जिनका आपके साथ माजी में राब्ता रहा है. लेकिन ऐसा हो सकता है आप फौज में रहे हैं, आपने बहसीत जिम्मेदारियां अपनी अदा की हैं एक बड़े इदारे में, ऐसा हो सकता है हम खुद से ऐसी इजाजत दे सकते हैं, ऐसे हम लेटर्स लिख सकते हैं, अगर हम प्रेसिडेंट हों या प्राइम मिनिस्टर हों, ऐसे हम काम कर सकते हैं? देखिए जी, इसका तो स्टार्ट ही वहां से लिया जा रहा है कि फौज को एक तरफ कर देंगे हम. फौज को पहले उसामा, ये बात होगा कि इसका फिर रद्द अमल क्या होगा? फिर इसका रद्द अमल क्या होगा? इसका रद्द अमल क्या होगा? रद्द अमल वही है, आपके फौज के जो सरबराह हैं वो गए हैं और उन्होंने कहा जी ये एविडेंस है, उन्होंने मेज पे रख दिया है. अच्छा, अभी कुछ देर पहले ये कहा जा रहा था कि इस एविडेंस में प्रॉब्लम है. अगर इस एविडेंस में प्रॉब्लम था तो ये जो अभी बातचीत उनकी हुई पिछले 2 दिन से, जो आपने एक्टिविटी देखी और उसके बदले में फौरी तौर पे समन किया जा रहा है आपके एम्बेसडर साहब को, और पिछले 2 महीने से ये सारी बातें चल रही थी, क्या इसके ऊपर किसी ने सामने आके हुकूमत की तरफ से कहा कि ये जी टेक्नोलॉजी को मिसयूज किया गया है या अब्यूज किया गया है? हम टेक्नोलॉजी को समझते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए. आप बताइए कि कितनी मरतबा ब्लैकबेरी मैसेजेस, वो तो रिकॉर्ड सामने आ सकता है, डेटा वॉश भी हो सकता है, बिल्कुल आएगा भी सर, आएगा. लेकिन फौज क्या करेगी? आप कह रहे हैं कि फौज ने एक्शन लिया, फौज ने सब कुछ किया, एंड देन आपके एम्बेसडर को भी कॉल किया गया, वहां से सब कुछ हुआ. फौज क्या करेगी? फौज खाती क्या भरम है इस मामले पे? लाजमी चीज है जी, ये कौन इस चीज को कबूल करेगा? आपने उनका रद्द अमल देख लिया. पिछले 2 दिन में वो जो फौज के सरबराह हैं 2 मरतबा वो वहां गए हैं और मेरा ख्याल है इसको आप खुद विजुलाइज कर सकती हैं कि क्या बात हुई होगी जिसके तहत फौरी तौर पे इकदाम ऐसे एक्शन लिए गए. ठीक, ऐसे एक्शन लिए गए. खुरम दस्तगीर साहब, आपने सारा मामले को देखा, आप कह रहे हैं ज्वाइंट सेशन बुला दिया जाए. शाहिद लतीफ साहब कह रहे हैं 2-2.5 माह पहले ये मामला जो है सामने आ गया था लेकिन सब खामोश रहे, सबने खामोशी रखी. इतने अहम हसास नौयत के मामलात पे ऑपोजिशन भी खामोश रही, तो क्या मुजरिमाना गफलत आप लोगों की जानिब से भी नहीं की गई? अब आपने भी देखा शोर शराबा हर तरफ हो रहा, तो हम भी आए अपना हिस्सा डालें इसमें. मुअद्दब तरीके से इख्तलाफ करूंगा. एग्जैक्ट डेट मैंने पहले भी अर्ज की, फिर अर्ज कर देता हूं कि ये 11 अक्टूबर 2011 को मजमून छपा था फाइनेंशियल टाइम्स में और मुस्लिम लीग नून ने इसका फौरी नोटिस लिया. लेकिन जब प्रेसिडेंट से डिनायल आया और माइक मलन की तरफ से भी तो आप मुतमईन हो गए. मेरी गुजारिश सुन लें. तो फिर हम इस पर रुक गए और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे अपने सोर्सेज के जरिए वाशिंगटन में, इस मामले की हकीकत क्या है. जब परसों रात ये माइक मलन ने फाइनली वो अपनी तरदीद विड्रॉ की और ये कहा कि मुझे ये मेमो वसूल हुआ है, तो फिर मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, मैं कल कौमी असेंबली में
फौरन ही जब वक्फा सवाल खत्म हुआ तो पहला जो मिनट था उसमें मैंने खड़े होकर एक पूरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर इस इशू को रेज तो किया। अब आपकी जमात करेगी क्या? अखबारों में छप भी चुकी है। आपकी जमात क्या करेगी? उनके पास जैसे ही जब एविडेंस इकट्ठी हुई और कंफर्मेशन आई, हमने फिर 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया और इस इशू को रेज किया। तो अब नेक्स्ट क्या रेज करें। आज भी आप ये गौर करें आसमा कि सवाए मुस्लिम लीग नून के, लेकिन जो चौधरी निसार साहब ने मेमो लहराया था असेंबली में, वो क्या था? पार्टी इस इशू को आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून है जो इस इशू के ऊपर आज भी आप आवाज तो उठा रहे हैं, सब उठा रहे हैं, शाहबाज कुरैशी बोल रहे हैं, इमरान खान बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सब इस पे बात कर रहे हैं कि हमें इसके ऊपर ज्वाइंट सेशन चाहिए ताकि इसके फैक्ट्स का डिसीजन हो। और जो बात शायद सब कह रहे हैं वो एक और बड़ी जरूरी है कि ये जो इसके अंदर जब आप इस हुकूमत का रिकॉर्ड देखते हैं और हुसैन हक्कानी साहब की किताब भी पढ़ते हैं जिसमें बार बार उन्होंने कहा गया है कि पाकिस्तान की जो फौजी एस्टैब्लिशमेंट है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और फिर उन्होंने उसकी जो एविडेंस दी, आपको पता है इन्होंने जुलाई 2008 में, लेकिन मियां साहब भी तो ऐसी बातें करते हैं ना, फौजी एस्टैब्लिशमेंट को कंट्रोल करें आप। कैरी लूगर बिल के अंदर जो मुख्तलिफ बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल जुमले थे, इस मेमो में भी, जो मेमो छपा है अखबारों में, एक बड़ी दिलचस्प जुमला है, ए यूनिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट for the civilians to gain the upper hand over army and intelligence directorates due to their complicity in the UBL matter। ये पैराग्राफ 2 का आखिरी जुमला है। जी बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही लिखा है। अब जो यहाँ से बार बार ये इशू है कि वो इस उसामा बिन लादेन इंसिडेंट को इस्तेमाल करके वो अपने मकसद की, ठीक है, वो चाह रहे थे कि फौज पे कंट्रोल भी किया जा सके। छपे हैं जिसको शाजिया डिनाई किया है मोहतरमा शाजिया, आप इसका एक पहलू जो है, होटल का नंबर, इसका एक पहलू नाम तक लिखा हुआ है और ये चेक हो सकता है कि लंदन में मौजूद थे या नहीं थे। ये तो इशू था, फैक्ट्स आ गए, फैक्ट्स की जब तक जांच पड़ताल हो जाएगी तो फिर बात बड़ी क्लियर हो जाएगी। जी जो बात आप कर रहे हैं ना कि उनका अब्यूज किया गया है और इसका जवाब हम लेंगे। जो आप बात कर रहे हैं ना कि हुकूमत का एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस बहुत देर से है और उन्होंने पहले भी एक इस तरह का एफर्ट किया था जिसके तहत ISI को जो है वजारत दाखिला के अंडर करने की कोशिश की गई। यानी उनके इरादे बड़ी देर से हम पे वाजे हैं। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता जो है वो नजरअंदाज कर रहे हैं और वो मैं समझता हूं कि इस पूरे ये जो इस वक्त मेमो आपके सामने आया है उसमें सबसे जो खतरनाक एलिमेंट जो सामने उभर के आया है वो ये है कि आप दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे यहां दहशतगर्द हैं, अल-कायदा के लीडर्स हमारे पास हैं, अगर सिविल हुकूमत को निकाला पनाही कर रही है। बिल्कुल, मैं यही पॉइंट शाजिया से शेयर करना चाहूंगी। शाजिया, इतना सख्त मैसेज भेजा गया, जबकि दुनिया पूरी आपके खिलाफ ऑलरेडी एक चार्जशीट तैयार करके बैठी हुई है। शाजिया, आप फिर क्या कहेंगी? इस बात का इकरार कर रहे हैं और हाईएस्ट लेवल आप फिर क्या कहेंगी? आप फिर क्या कहेंगी कि आप सब कुछ ये खुद अपनी अफवाज के खिलाफ और अपने मुल्क के बारे में और अपनी हुकूमत बचाने के लिए सिर्फ आप अमेरिकन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हम चले गए, ये सिस्टम चला गया तो उसामा और सारे दहशतगर्द आके संभालेंगे, तो क्या आप फौज को कंट्रोल करना चाह रहे थे? ये इंटेंशन थी आप लोगों की क्या? जी शाजिया, मैं बात कर लूं। आसमा, मैं ये कह रही हूं कि देखिए इस तरह की अनक्लैरिटी जब तक आपको रहेगी, आप कितने भी प्रोग्राम्स करें, आप बहस तो कर सकते हैं, बट येट अगेन अच्छी बात है कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि हमें इन्वेस्टिगेट करना है जब चीजें सामने आए। जब चीजें सामने अभी तक वाज़े तरीके से नहीं आई हैं, शायद साहब जो भी जजमेंट देते हैं उनकी मर्जी है, नोबडी स्टॉप्ड बात करने से। लेकिन देखिए, इफ द मैटर इज सेंसिटिव देन यू शुड अप्लाई द काइंड ऑफ सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड टू द मैटर। जहां तक सवाल पैदा होता है, ये 11 अक्टूबर को सामने आया या 12 अक्टूबर को सामने आया, फिर PMLN जो अभी बात हो रही थी कि जी दिस इज द ओनली पार्टी वरिड, तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी की, लेकिन इनकी इन्वेस्टिगेशन तो माइक मुलन की कॉन्फर्मेशन के पहले 2 मिनट पहले तक भी कहीं सामने नहीं मुतमईन हो गए थे। तो ये तो माइक मुलन ने, मुझे अच्छा इतना सा जवाब दे दे। माइक मुलन अगर बोलते हैं तो सब बोल पड़ते हैं। मुझे इतना सा जवाब दे दे, मुझे इतना सा जवाब दे दे, इतना भोन चाल आ गया, इतना शोर शराबा मच गया। हुसैन हक्कानी कर क्या रहे हैं अमेरिका में? पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? शाजिया, पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? आपके फौरन वजाहत फरमाएं अपनी यहाँ पे आके। इस वक्त पहले तो माइक मुलन भी उस चीज को सीरियस नहीं ले रहे। उस शख्स ने जो है जिस वक्त बोला, उसके बाद जो है वो ज्यादा समझ आई PMLN को। उससे पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन जो बड़ी वाशिंगटन में हो रही थी, उसका क्या हुआ? विच मीन्स के कोई सबूत या कोई ऐसी चीज उनके हत्थे नहीं चढ़ी या ना थी। ये सब एक पैरानॉइड कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट बना के कुछ भी दे दे, हम उसे मान ले। अब ये विकीलीक्स का भी एक इशू चला था, आपको अच्छी तरह
हमारा पता है, तो ऐसा उसमें भी बड़ी बड़ी बातें की गई। मैं तो उसमें सबके बारे में आया था, सबके बारे में आया था, बहुत सारी चीजें आई थी, वो तो लीक्स थे ना, वो तो सब आई थी सारी चीजें। मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी है, बिल्कुल हम आप ही के पास आते हैं, इसी पे मजीद हम बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं। और हुकूमत कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब तक सबूत अगर सामने लाए जाते हैं तो फिर इस पे बात की जा सकती है या बहस की जा सकती है। लेकिन जो ऐसा मेमो जो आज हमने देखा भी और अखबारात में छपा भी है, सबूत भी सामने कहा जा रहा है आ चुके हैं, तो हुकूमत फिर क्यों अभी तक वजाहत करने से कासिर है? और हुसैन हक्कानी अभी तक अमेरिका में कर क्या रहे हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं तशरीफ लाते? इस पे हम मजीद बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है मेमो के हवाले से और पाकिस्तानी सियासत में जिस तरीके से बार बार हम जिक्र करें तहलका मचा के रख दिया। शाजिया, आपकी हुकूमत बार बार इनकारी है इस हवाले से, आप कह रहे हैं कि हुसैन हक्कानी आएंगे, वो आके जस्टिफिकेशन अपनी देंगे, देन हम इस मामले की इंक्वायरी कराएंगे। मंसूर एजाज जो सबको बताते फिर रहे हैं कि वो उन्होंने ये मेमो पहुंचाया था माइक मुलन तक, माइक मुलन भी कह रहे हैं कि ऐसी चीज सामने आई थी, तो फिर आप क्यों इनकारी हैं? बार बार आप क्यों इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? मैं ये कह रही हूँ आपको अस्मा, मैं बहुत सिंपल एक बात कह रही हूँ जिसकी वजह से मैं अपनी ना एनर्जीज इस वक्त मैं समझती हूँ कि बर्बाद करने के मूड में हूँ। बेसिकली देखिए, अगर आपका कहीं नाम है, जब तक मैं आपको ना सुन लूँ उससे पहले मैं नहीं समझती कि आपके हवाले से मुझे किसी भी किस्म का जजमेंट देने का हक है। दूसरी बात, हमने यही पॉइंट उठाया था ना कि हुसैन हक्कानी पाकिस्तान आके जस्टिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे, वो क्यों आके अपना स्टेटमेंट सामने नहीं दे, मीडिया पे सिर्फ आके बात कर रहे हैं। ही इज एक्सपेक्टेड, नहीं ही इज एक्सपेक्टेड, और उनकी जो भी बाकायदा हेयरिंग है वो बिल्कुल ड्यू है। आज इसका जिक्र हाईएस्ट फोरम पे भी हुआ है, मुल्क के पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम साहब ने कहा। और जहां तक दूसरी बात है इस शख्स की, मंसूर एजाज की, जिसके मैंने पहले भी कहा कि देखिए किसी भी शख्स पर आप मानने को तैयार हैं, लेकिन आप अपने नुमाइंदे को सुनना नहीं चाहते या उसको सुने बगैर फैसला दे रहे। और जहां तक माइक मुलन की बात है, देखिए माइक मुलन कैन कंफर्म इट विद दैट मैन जिसका नाम मंसूर एजाज है, वो कंफर्मेशन आपके पास हो सकती है, बट आया इसका कोई लिंक बनता है? आई मीन कोई भी पैरानॉइड हो सकता है, हुकूमत साथ बनता है या नहीं? हमारा नाम बिल्कुल, आज मुझे खुरम दस्तगीर साहब, वो लिंक बनता है या नहीं? मैं एक बात बनता है या नहीं? देखिए, ये हुकूमत कभी कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट की बात जो कही गई, आई वुड वांट टू क्लियर दैट। देखिए, हमने हमेशा कहा है कि इट इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, दैट इज ट्रू डेमोक्रेसी। हर इदारे को अपना काम आइन के हिसाब से करना है, बिल्कुल करना चाहिए, एक तरीके से ना कि जा जाके हम शिकायत दूसरों के सामने पेश करें। ठीक, बिल्कुल अपने मामलात को मुल्क के अंदर रहकर और ना आइन के किसी शिक को तोड़ने की कोई कोशिश करे, तोड़ने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन और करना भी नहीं चाहिए। खुरम दस्तगीर साहब, शाजिया ने पॉइंट उठाया था कि माइक मुलन खामोश रहे तो आप लोग भी खामोश रहे, वो जब बोले तो आपको उनकी बात पे यकीन आ गया, लेकिन वो जब ये कह रही हैं कि वो आएंगे और यहाँ पे अपनी आके यकीन दहानी कराएंगे, फिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है अंदर खाने, कुछ हो रहा है, ऐसी खिचड़ी तो कहीं ना कहीं पक रही है। जी, मेरी गुजारिश थी कि अगर जिस तरह बाज पीपल्स पार्टी के अरकान ने आज कौमी असेंबली में भी ये कोशिश की कि कहने की कि ये टोटल फैब्रिकेशन है और इंजीनियरिंग है, अगर ये टोटल फैब्रिकेशन और इंजीनियरिंग है तो मामला जनाब हुसैन हक्कानी के इस्तीफे की पेशकश तक और उनको तलब किए जाने तक ना पहुंचता। और मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि ये हुकूमत की मुजरिमाना नाअहली है कि जब 11 अक्टूबर को ये मजमून छपा था, उस वक्त जनाब वजीर आजम यूसुफ गिलानी ने क्यों अपनी इंटरनल इंक्वायरी नहीं करवाई और इंतजार क्यों किया? चले वो उन्होंने इंतजार किया। अब मुझे ये पॉइंट समझा दें, तक हो गई है, अब ये पॉइंट समझा दें, उसको भी बुला लें, अब ये पॉइंट भी करा लें, अब ये पॉइंट समझा दें। अब अगर हुसैन हक्कानी पाकिस्तान आते हैं, मेरा अगर एक सवाल है, दोनों अगर सुन लें, आपको बुला के सवाल अगर सुन लें, आप डिजास्टर जो है जब अखबारों की जीनत बन गया फिर इनकी जो है वो, मुझे ये बता दें खुरम दस्तगीर साहब, अगर हुसैन हक्कानी आते हैं, मामला इस्तीफे तक होता है, इस्तीफा दे देते हैं, फिर क्या मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा? जी, इस्तीफे देने से तो कुछ ठीक नहीं होगा। मामला तो ये है कि ये जो मैं कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त पाकिस्तान में मुंतखब इदारों और आइन की बालादस्ती में सबसे ज्यादा कमिटेड है, लेकिन जो तरीकेकार इस हुकूमत ने इख्तियार किया है कि अगर हमने मुंतखब इदारों की बालादस्ती बैरूनी ताकतों से सौदा करके लेनी है, आसमा दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। ये सौदे आप करते हैं खुरम दस्तगीर साहब, व्हेन यू हैव टू लीव द कंट्री एंड लीव द पीपल। आपके कॉन्टेक्ट से होगा
जो अभी तक कॉन्डक्ट जो है वो क्रिमिनल नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ कैरियर बिल में भी और अब इसमें भी ये कोशिश की है कि दूसरी ताकतों को इस्तेमाल करके लेकिन शाहिद लतीफ साहब, शाहिद लतीफ साहब आपको क्या लग रहा है हमेशा पाकिस्तान में? शाहिद लतीफ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने कहा कि फौज ने इसमें दखल अंदाजी की, वो आए, कियानी साहब गए, प्रेसिडेंट जरदारी से मिले, जाके उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी को बुलवाएं, तो उनकी कहने पे वो यहाँ पे पाकिस्तान में आ रहे हैं और यहाँ पे आके वजाहत भी करेंगे। इससे पहले यहाँ पे किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगी थी। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, आप फौज के अंदर रहे हैं, पहले भी मैंने आपसे ये सवाल किया था, फौज करेगी क्या इस मामले पे? सिर्फ इस्तीफे तक मामला रहेगा या आगे भी इंक्वायरी करेगी? मैं नहीं समझता। पहली बात तो ये कि फौज तक मामला आने से पहले मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा, दोहराऊंगा कि ये मामला जब ये मंजर आम पर आया था तो मैं ये समझता हूं कि सियासी जमातों को अपना बाजार गर्म रखने के अलावा जो मुल्की लेवल के मामलात हैं, हसास मामलात हैं, और जिसमें हमारी सॉवरेंटी का ताल्लुक है, उस मामले में यकदम इनको इकट्ठा होकर रिएक्ट सर, वो उसमें तो वैसे भी खामोश रहते हैं, वो इंतजार में रहते हैं, कोई बोलेगा तो हम बात करेंगे। अब क्या होगा फौज के अंदर, आप क्या देख रहे हैं, वहां पे क्या होगा? मैं ये देख रहा हूं, देखें, एग्री करना या ना करना वो एक और बात है, मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज देने दीजिए। जी बिल्कुल, आप एंड पे कह दीजिए आपने एग्री नहीं, मैंने आपसे बात नहीं की शायद साहब, मैं आसमा की बात का जवाब दे रही थी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दी। यू शुड हियर व्हाट। जी, फौज क्या करेगी मुझे ये बता दें, फौज क्या करेगी? जी, अब मैं ये समझता हूं कि फौज ने जो करना है वो तो उन्होंने आके सबसे पहले उन्होंने वजाहत तलब की है इस चीज की, और उन्होंने कहा है कि जी ये एविडेंस है, और आपको पता है कि वो एविडेंस उनके हवाले भी कर दिया गया है। हाँ, उसी एविडेंस की बिना पे उन्होंने जाके ये बात की है, और वो ऐसा एविडेंस है, वो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। और मैं बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूं कि अगर एविडेंस इररिफ्यूटेबल ना होता तो उसके ऊपर एक्शंस तो ऑलरेडी ले ली गई। एक्शन ये है कि तलब किया गया है, एक्शन तलब किया गया, बैठ के अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन हुसैन हक्कानी साहब अपनी मर्जी से तो ऐसा मेमो नहीं लिख सकते ना सर, सवाल वो अपने बॉस की मर्जी से लिखेंगे, जो अपना उनका बॉस कहेगा वो काम करेंगे। तो फौज बॉस से क्या कहेगी? पार्लियामेंट को बैठ के फैसला करना पड़ेगा। जी शायद मुझे आगे चलने दीजिए प्लीज। बीच में ये भी बात हुई मुर्तकिब होते हैं। जी शाहिद लतीफ साहब, बीच में ये भी बात हुई कि ये जी उन्हें बुलाया जाए, वजाहत तलब की जाए, उनके खिलाफ एक्शन ली जाए, यानी हमारी सारी डिस्कशन जो है वो फोकस कर रही है एक इंडिविजुअल पे। देखें, ये हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि इतना सेंसिटिव मामला सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता। बातें जो की गई हैं वो एक बहुत पॉलिसी के तहत की गई हैं, जिसके 6 क्लॉजेज हैं, और वो क्लॉजेज आपकी जो कौमी खुद मुख्तारी है उसके ऊपर बहुत बुरी तरह हिट कर रही हैं। तो अब होगा क्या? आप क्या देख रहे हैं सर? आप देख क्या रहे हैं इस वक्त? दूर तक आप क्या आपको नजर आ रहा है कि ये पूरी हुकूमत का मसला है, हुकूमत जा रही है इसमें कौन प्लेयर्स हैं, और जो नाम लिए जा रहे हैं उन प्लेयर्स को आगे आके अपना अपना दिफा करना होगा। अपना दिफा नहीं कर सकते, दिफा तक रहेगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये सियासी जमातें अपने जो इनके आपस में जो डिफरेंसेस हैं इनको फिलहाल भूलें। एजेंडा कौम और कौमी सलामती के मामला शाजिया, फिर बात तो दूर तक चली गई। शाजिया, बात दूर तक निकल गई, बात इस्तीफे से निकलकर सदर की जात तक पहुंच गई। जी, जहां तक सवाल वो तो सदर की जात तक तो हर मिनट में आप पहुंचा दें, वो यही चल रहा है यहां। लेकिन देखिए, जहां तक सवाल पैदा होता है बिलखुसूस इस इशू के हवाले से, और मैंने पहले भी कहा कि अगर आप तस्लीम कर रहे हैं और जो कि ये वाकई ऐसा इशू है और इतना सेंसिटिव है जिसके हवाले से जो लोग जिनके नाम है बिलखुसूस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन द यूएस, आप पहले उन्हें सुने। अगर आप कहते हैं कि ये इंडिविजुअल पर मैं फोकस कर रही हूं या कोई और कर रहा है, मैं समझती हूँ सबसे पहले आप खुद फोकस कर रहे हैं एक ऐसे इंडिविजुअल पर जिसको आप जानते नहीं है। लेकिन एक इंडिविजुअल की बात हो रही है ना, लेकिन उस इंडिविजुअल ने खुद से नहीं किया होगा। माय बॉस कहते हैं ना, कहते हैं माय बॉस, उनके बॉस ने अगर उनको हुक्म दिया तो वो ऐसा काम करेंगे। हुसैन हक्कानी खुद से क्यों ऐसे चाहेंगे कि फौज को उनके अंडर करें? मैं कह रही हूँ कि आप मैं कह रही हूँ हुसैन हक्कानी से पूछे तो ना, आपका वो बंदा है ना जो बैठा है अमेरिका में, आप उस शख्स से पूछे ना ये कि आप किसी भी जरदारी साहब से नहीं पूछ सकते। खुरम दस्तगीर साहब, हुसैन हक्कानी के बॉस कौन है? खुरम दस्तगीर साहब, मुझे कंप्लीट करने दे। देखिए, मैं एक बात और कर दूं कि जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त मैं समझती हूं कि जिस मैच्योरिटी से काम कर रही हैं, बेशक उसमें परफेक्शन आने की जरूरत है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल समझती हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्मी का रोल है वो उसी तरह अपना रोल प्ले करेगी। ये पॉलिटिकल पार्टीज आर्मी जो है वो लिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया
شکریہ، بہت بہت شکریہ شازیہ، آپ کا شکریہ. میرے پاس وقت کی یہ کمی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ شازیہ آپ کا شکریہ، شاہد لطیف صاحب آپ کا شکریہ، خرم دستگیر صاحب آپ کا شکریہ. بات ہوئی میمو کے حوالے سے جو حساس قسم کے معاملات کو ڈسکس کیا گیا اور مختلف تجاویز بھی اس میں دی گئیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب پردہ اس سے اٹھے گا تو کون کون سے ایسے جو ٹارگٹ ہیں وہ سامنے آئیں گے اور کون کون اس میمو کے ساتھ ساتھ قربانی کے پہ جا سکتا ہے. اس پہ ہم کل بھی بات کریں گے کہ اس میمو کے حوالے سے پاکستانی سیاست میں کس قسم کی تبدیلی آئے گی. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.